हेलो एवरीवन, पीपीएससी तंत्र में आपका स्वागत है। आज है 7 दिसंबर और आज हम लोग मनाते हैं सशस्त्र सेना झंडा दिवस। ये देखिए, आज के दिन सारे सेनाओं को सम्मान देने के लिए सशस्त्र सेना झंडा दिवस का आयोजन किया जाता है। और इसके लिए बिहार सरकार का एक अच्छा पहल है कि उन्होंने एक बेनवोलेंट फंड की स्थापना की है, बिहार स्टेट एक्स सर्विसमैन बेनवोलेंट फंड। इसके तहत क्या किया जाएगा कि जो भी युद्ध में शहीद हुए हैं या दिव्यांग हो गए हैं, उनके परिवार को एक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इससे क्या होगा कि युवा वर्ग में एक जज्बा बनेगा ताकि आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करें। और देखिए, आज कहीं ना कहीं अगर हम लोग सुरक्षित हैं तो उसमें एक योगदान हमारा इन सेनाओं को जाता है। तो इसमें हमारे बिहार के माननीय राज्यपाल आपसे अपील कर रहे हैं कि आप इसमें अपने सभी उदारता पूर्वक, मतलब अपनी ही इच्छा से आप कुछ इसमें अंशदान कीजिए। देखिए, देश का रक्षा करने वाले सैनिकों और उनके परिजनों को मदद करना भी एक देश की रक्षा करना ही है। ये हमारा नैतिक दायित्व है और इसमें आप जो भी चाहें अपनी इच्छा से दान कर सकते हैं। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को। और बेनवोलेंट फंड की स्थापना किसने की है? तो बिहार सरकार ने की है। किसके लिए की है? तो भूतपूर्व सैनिक शहीद जो हुए या दिव्यांग हो गए तो उनके परिवार की सहायता के लिए। इसके बाद देखते हैं, तो ये देखिए कि बिहार सरकार अंग्रेजी होता क्या है कि बिहार सरकार में जो शिक्षक होते हैं वो थोड़ा अंग्रेजी को लेके असहज हो जाते हैं। तो उसको असहजता को दूर करने के लिए बिहार सरकार एक द इंग्लिश लिटरेसी प्रोग्राम लॉन्च की है। इसमें क्या है कि 2 संस्था के साथ करार किया गया है जो कि शिक्षकों को अंग्रेजी सिखाएगी। इसमें 2 संस्था का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेरिको लिमिटेड और लीप फॉर वर्ल्ड। मेरिको लिमिटेड और लीप फॉर वर्ल्ड संस्था, ये दोनों का काम है कि आप टीचरों को यानी कि शिक्षकों को अंग्रेजी सिखाएं। इसके लिए किससे? SCERT से इनका करार हुआ है, इन दोनों संस्था का। इसमें देखिए क्या है, इसमें है कि कक्षा 2 से 8 के शिक्षकों के लिए क्या है, अंग्रेजी सीखने का निबंधन अनिवार्य कर दिया गया है। मतलब आप अगर दूसरी से 8वीं तक के हैं तो आपको अंग्रेजी सीखना ही होगा। और अगर इस संस्था के बारे में देखें तो ये देखिए, यही है लीप फॉरवर्ड संस्था, मेक इंडिया इंग्लिश लिटरेट, ये इनका विजन है। और लीप फॉरवर्ड मेन है और एक है मेरिको लिमिटेड। तो 2 नाम याद रखना है, डायरेक्ट पूछ सकती है। और ई ऑप्शन में अगर दोनों ऑप्शन दे दिया तो बीपीएससी आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो याद रखना है कि दोनों के साथ करार हुआ है। और किसका हुआ है? तो SCERT का। चलिए, ये देखिए 90 साल बाद फिर अभी बिहार सरकार बार बार हर मुद्दे पर उठा रही है जातीय जनगणना की बात को लेकर। केंद्र सरकार ने एक सिरे से तो खारिज किया है, लेकिन बिहार सरकार जो बोल रही है कि अब अगर केंद्र नहीं करवाएगा तो हम अपने पैसे से खुद करेंगे। इससे क्या हो पाएगा कि देखिए, होता क्या है कि बिहार में किस जाति की जनसंख्या कितनी बढ़ गई है उसके अनुसार आरक्षण देने की बात हो रही है। अभी जैसे कि OBC के लिए 27% है, SC ST के लिए 22.5% है। तो इस दायरे को बढ़ाने की भी बात हो गई है कि जो जाति का अगर जनसंख्या बढ़ेगा उसको ज़्यादा मिलेगा और जो घटेगा वो कम मिलेगा। हालांकि ऐसा प्रावधान करने के लिए संविधान में संशोधन की जरूरत है। इसमें बिना केंद्र के सहयोग के साथ कर नहीं सकते हैं, बट फिर भी बिहार सरकार इस बार क्या कर रही है, अपने जातियों को गिनने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। और देखिए उसमें क्या निर्णय निकलता है। इससे पहले अगर देखा जाए तो कर्नाटक कर चुकी है। कर्नाटक अपने पैसे पर जातीय जनगणना 2014 में सिद्धारमैया की सरकार ने शुरू की थी, लेकिन सामाजिक आर्थिक रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि इसकी वजह ये है कि इसमें 192 नई जातियाँ आ गई। मतलब जितनी जातियाँ हैं उसमें 192 जातियाँ अधिक आ जाती। होता क्या है कि कई जातियों में बहुत सारे उपजाति होते हैं, तो वो अपनी जाति का नाम न बता करके उपजाति बता देते हैं। उससे क्या होता है कि नई जाति हो जाती है और इसमें बड़ा दिक्कत होता है। तो 192 नई जातियाँ आ गई। अब इतने में से इतना अगर एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा तो फिर तो दिक्कत होना ही होना है। तो खैर देखिए, बिहार सरकार अभी कह रही है क्या करती है। अभी जो चल रहा है 1931 में जनगणना हुई थी, कौन जातियाँ कितनी है और उसी के आधार पे अभी आरक्षण भी मिल रहा है। तो याद रखिए, क्वेश्चन ये बन सकता है कि अभी किस जातीय जनगणना के अनुसार आरक्षण मिल रहा है, आरक्षण का लाभ मिल रहा है। तो 1931 की जनसंख्या। इसके बाद देखिए, एक रोहिणी आयोग बना था कोटा के नए फार्मूला के लिए। तो ये पूछ सकता है कि रोहिणी आयोग किससे रिलेटेड है। इसमें भी वही जातीय जनगणना की बात की गई है। आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा और इसमें अगर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लगे तो आप अपना नोट कर लीजिएगा। बात बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं। वही मंडल कमीशन के बाद नीतीश कुमार अगले मंडल बनने की तैयारी में है। तो खैर देख लीजिएगा।
चलिए, आज के दिन ही पेश आधिकारिक रूप से क्या हुआ था, हिंदू विधवा का एक विवाह करवाया गया। देखिए, विडो रिमैरेज एक्ट, हिंदू विडो रिमैरेज एक्ट 1856, तो ये पास तो हो गया था पहले ही, लेकिन आधिकारिक रूप से आज यानी कि 7 दिसंबर को एक हिंदू विधवा का विवाह करवाया गया था। ये देखिए, हिंदू विडोज रिमैरेज एक्ट 16 जुलाई 1856 को आया था, ठीक है। लेकिन पहली रूप से आधिकारिक रूप से शादी जो हुई किसी विधवा की, वो 7 दिसंबर को हुई थी। ये एक्ट को देखिए, ड्राफ्ट तो किया था डलहौजी ही करके चला गया था, लेकिन पास हुआ था लॉर्ड कैनिंग के काल में। तो अगर आपसे पूछे कि विडो रिमैरेज एक्ट पास किसके काल में हुआ, तो लॉर्ड कैनिंग। ये 1857 के जस्ट पहले ही है, कैनिंग के समय ही 1857 का विद्रोह भी हुआ था। तो जुलाई 1856 में एक्ट पास हुआ था। तो हम लोग को ये नहीं याद रखना है कि आधिकारिक रूप से 7 दिसंबर को, ये भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा, कभी कभी बीपीएससी अगर भावुक होगी तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकती है। लेकिन पास किस दिन हुआ, तो 16 जुलाई 1856, विथ डेट याद रखिएगा। और ड्राफ्टेड बाय डलहौजी और पास बाय कैनिंग। ये देखिए, अभी नागालैंड में एक हिंसा सामने आ गई है कि इसमें क्या हुआ कि आर्म फोर्सेस के तहत कई निर्दोष लोग की मारे जाने की खबर है, 14 नागरिकों की मौत की खबर है। हालांकि ये बहुत ही निंदनीय है। और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, याद रखिएगा नाम, नेफ्यू रियो ने क्या कहा है कि अप्सपा कानून को अब खत्म कर दिया जाए। अप्सपा कानून होता है कि आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। इसके तहत क्या होती है कि राज्य में जो सीमा सुरक्षा मतलब पैरामिलिट्री फोर्सेस होते हैं या मिलिट्री फोर्सेस होते हैं, उनको स्पेशल एक्ट या पावर दे दिया जाता है। उसमें राज्य सरकार से भी ऊपर उनको पावर दे दिया जाता है, जिसमें वहाँ के जो नागरिक हैं अपने आप को क्या होते हैं, बंधक महसूस करते हैं। हालांकि इस एक्ट को लगाने की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि ये जो नॉर्थ ईस्ट में स्टेट है या जो उस तरह के स्टेट है जहाँ नक्सलवादी गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा होती है, छोटे छोटे ग्रुप नक्सलवादियों के होते हैं और क्या करते हैं कि अपने अलग अलग डिमांड के साथ आते हैं। जैसे कि एक अलग राज्य बनाना है, असम में जैसे चला था बोडोलैंड का मामला, फिर हम लोग देखे थे वेस्ट बंगाल में गोरखालैंड को लेकर के। तो उसी तरह नागालैंड में भी कई नागा विद्रोही लोग रहते हैं जो कि उनको मतलब उनके चलते आम नागरिकों को कोई परेशानी ना हो, उसके लिए क्या लगाया जाता है, AFSPA, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। लेकिन यहाँ सरकार घिरती हुई नज़र आ रही है कि अप्सपा के तहत, जैसे कि इसमें जो सुरक्षा बल है उनके तहत से गोलीबारी हो गई और लोगों के बीच हिंसा हुई है, तो कुछ निर्दोष लोगों के मारे जाने की भी खबर है। खैर, अभी ये प्रथम दृष्टया है, आगे क्या रिपोर्ट आता है उस पर हम लोग ध्यान देंगे। तो याद रखना क्या है कि यहाँ नागालैंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो नेफ्यू रियो हैं। और थोड़ा नागालैंड के बारे में जानते हैं। तो देखिए, नागालैंड के जो ये घटना हुई है वो मोन कस्बे में हुई है। नाम है उस जगह का मोन, काफ़ी फेमस रहा है अभी हाल फिलहाल। अच्छा, वहाँ हॉर्नबिल एक फेस्टिवल होता है, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है बीपीएससी। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ होते हैं, और नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड अगर कोई फेस्टिवल हो या कुछ भी हो तो खासकर एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। तो हॉर्नबिल महोत्सव क्या हो गया है, रोक दिया गया है। ये मुख्य स्थल इसका एक किसामा है जगह, वहाँ मनाया जाता है। लेकिन अभी जो हिंसा के कारण क्या है, हॉर्नबिल फेस्टिवल को नहीं मनाया जाएगा। तो देख लीजिए, अब अप्सपा को वापस लेने के लिए जो मेघालय के मुख्यमंत्री है वो भी बोल रहे हैं कि नहीं, अप्सपा को वापस कर देना चाहिए या ले लेना चाहिए। बहुत कठोर कानून है। बाकी ज़रूरत जहाँ रहती है वहाँ केंद्र सरकार लगाती है, तो आगे अगर हटाती है तो भी हम लोग देख लेंगे। ये देखिए, नागालैंड बना कब था, तो 1 दिसंबर 1938 को, सॉरी 63 को, 63 को इसका असम से कट के एक नया राज्य बना था, 1 दिसंबर 1963। अब नागालैंड न्यूज में है तो इसके बारे में जानना थोड़ा सा ज़रूरी है। और एक बात और कि इसको 371A, आर्टिकल 371A या क, जो भी आप याद कर लीजिए, उसके तहत इसे क्या मिला हुआ है, विशेष उपबंध, स्पेशल कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज मिले हुए हैं। और इससे क्वेश्चन कई बार पूछा गया। आर्टिकल 370 अभी जम्मू कश्मीर से हटा है, और 371 में जिन जिन स्टेटों को दर्जा मिला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 371 ये तो आपको याद रखना ही रखना है, साथ ही साथ याद आपको क्या रखना है कि बाकी जो 371 में किन किन राज्य को दर्जा मिला है उनको भी याद रखना है। जैसे देखिए, 371 में महाराष्ट्र और गुजरात के लिए स्पेशल उपबंध किया गया है। 371A की बात करें या क की बात करें तो नागालैंड को मिला है। 371 ख में आसाम राज्य के लेके स्पेशल उपबंध है। ग में बात करें तो मणिपुर के लिए,
घ में आंध्र प्रदेश के लिए, और अंगा जो है वो आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना को लेकर के है। च में बात करें तो सिक्किम के लिए, छ में बात करें तो मिजोरम के लिए, ज अरुणाचल प्रदेश के लिए, झ गोवा के लिए और न कर्नाटक के लिए। तो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो 371 का तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बट बाद बाकी आप बाकी का भी क्रम में कोई ट्रिक बना करके याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन इससे बनता है या पूछा जाएगा। थोड़ा सा नागालैंड का लोकेशन देख लेते हैं, कहाँ पर नागालैंड आपका पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए नागालैंड ये रहा, ये नागालैंड है। इस साइड म्यांमार से इसका बॉर्डर टच करता है, एक मणिपुर, असम और अरुणाचल, मतलब 3 साइड से स्टेट से और एक साइड से इंटरनेशनल बॉर्डर टच करता है नागालैंड। थोड़ा सा लोकेशन मैप में याद रखिएगा, और नॉर्थ ईस्ट का लोकेशन वैसे भी याद रखिएगा, क्योंकि अक्सर आपसे पूछ लेता है मिलाने के लिए कौन सा बांग्लादेश से बॉर्डर टच कर रहा है, कौन सा है जो चीन से बॉर्डर टच कर रहा है, भूटान से टच कर रहा है। तो ये थोड़ा सा मैप आप लोग ध्यान में रखिएगा इसका। यहाँ सिक्किम भी एक है। चलिए अब ये देखिए, एक केस आया था बहुत पहले ही कि गुजरात के कुछ किसानों के ऊपर केस हो गया था कि आप वैसे आलू का प्रोडक्शन कर रहे हैं जो ऑलरेडी पेटेंट है। तो आलू का नाम सबसे पहले याद रखना है क्या, आलू का नाम आपको याद रखना है क्या, FC5। ये आलू पेटेंट है किसके द्वारा, तो पेप्सिको कंपनी है जो लेज बनाती है, चिप्स बनाती है, उसके द्वारा ये आलू रजिस्टर्ड है। और कुछ किसान इसका उत्पादन कर रहे थे, इसके लिए क्या हुआ था, उन पे केस हो गया था। तो अभी आज का न्यूज है कि इसका पेटेंट जो है रद्द कर दिया गया है और कोई भी किसान अब इसको उगा सकता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट अगर है तो वो आलू का नाम है FC5। और इसका जो रद्द किया है वो किसने रद्द किया है, तो PPVFR ने इसका पेटेंट क्या कर दिया है, रद्द कर दिया है। अब कोई भी किसान इसको उगा सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट नाम FC5 किसका पेटेंट था, तो पेप्सिको कंपनी जो लेज चिप्स वगैरह बनाती है। देखिए इस आलू की खासियत क्या है कि इसमें नमी की मात्रा कम होती है, इसमें नमी जो होती है, मॉइस्चर जो होता है वो कम होता है। इससे क्या होता है कि चिप्स बनाने में काफ़ी अच्छा आलू होता है। तो अभी चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो ये देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट अथॉरिटी, इसी ने इसका पेटेंट रद्द कर दिया गया है और अब कोई किसान इसको उगा सकता है। इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका काम ही है नए प्लांट वेराइटीज़ और फार्मर के राइट्स की सुरक्षा करना। तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, नाम खासकर याद रखिएगा FC5। ये देखिए टोयोटा किर्लोस्कर का कर्नाटक बैंक के साथ करार हुआ है। अभी सबसे ज़्यादा वाहन बेचने वाली कंपनी भी टोयोटा ही बनी है, सबसे ज़्यादा वाहन बेची है, न्यूज में रही थी। तो इसका कर्नाटक बैंक के साथ करार हुआ है। तो कभी कभी छोटे मोटे क्वेश्चन भी BPSC पूछ लेती है। और ये देखिए IIT मद्रास के साथ किसका, टाटा का समझौता हुआ है, किसके लिए, विकास, प्रशिक्षण और शोध के लिए। तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक IIT है और एक टाटा है, तो इंपॉर्टेंट तो है। तो IIT मद्रास के साथ किसका हुआ है, टाटा का हुआ है। ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, मेदवेदेव एक टेनिस के प्लेयर हैं और इन्होंने डेविस कप जीत लिया है। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि डेविस कप किस खेल से रिलेटेड है। तो डेविस कप किससे रिलेटेड है, टेनिस से रिलेटेड है। अक्सर कुछ खेल के नाम आपसे पूछ लेती है, डेविस कप हो गया, विजय हजारे कप हो गया, तो इस एक तरह से लिस्ट इसका बना के डाल देंगे। तो किस खेल से कौन रिलेटेड है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछते हो। डेविस कप किससे है, टेनिस से रिलेटेड है, और जीता किसने है, तो मेदवेदेव, याद रखिएगा, डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। और यही मेदवेदेव हैं जो US ओपन भी पहले जीत चुके हैं, नोवाक जोकोविच को हराया था और इन्होंने US ओपन ग्रैंड स्लैम जीता था। और नोवाक जोकोविच ने इनको ऑस्ट्रेलियन ओपन में हराया था, मतलब उप विजेता ऑस्ट्रेलियन ओपन के रहे हैं और US ओपन में विजेता रहे हैं। तो नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और अभी साथ ही साथ डेविस कप भी जीत गए हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और टेनिस से एक क्वेश्चन BPSC हर बार आपसे पूछती है, कि याद रखिएगा, एक तो 4 हो गए आपके जो चैंपियनशिप होते हैं, एक ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और अमेरिकन। तो ये चारों को तो याद रखना ही रखना है। और साथ ही साथ जैसे डेविस कप हो गया और भी कुछ इंपॉर्टेंट जितने भी कप होते हैं उसके विजेता का नाम, पुरुष विजेता, महिला विजेता और संयुक्त रूप से विजेता है, तीनों याद रखना है। एक क्वेश्चन आपका इससे कंफर्म रहेगा। ये देखिए रूस के राष्ट्रपति आए हुए थे हमारे यहाँ, पुतिन साहब, तो इनके बीच कुछ करार हुआ है दोस्त को लेके। तो
देखिए रक्षा आयोग पर 4 करार हुए हैं। खासकर याद रखिए कि इनके बीच जो बैठक हुई थी 2+2 वार्ता हुए थे, जिसमें 2 मंत्री रहेंगे, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री। तो सबसे पहले तो एक नाम याद रख लीजिए कि थोड़ा सा टफ है, बट याद रखना जरूरी है, या फिर थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिए कि रूस के जो विदेश मंत्री आए थे सार्गाई लाव्रोव और विदेश मंत्री सार्गाई शोइगु। तो सार्गाई तो काफ़ी मतलब सिमिलर है। लाव्रोव और शोइगु आपको याद रखना है। और वही बात अगर हम करें भारत के, तो भारत के हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं और ये राजनाथ सिंह हैं। तो इन दोनों के बीच में वार्ता हुई और रक्षा के सहयोग पर ही हुई है। इसके साथ AK-203 असॉल्ट राइफल अभी हाल फिलहाल में ही हमने देखे थे कि उत्तर प्रदेश के अमेठी के कोरबा में इसका निर्माण किया जा रहा है। तो ये दोनों डील है, एक तरफ इंडिया और रसिया मिलकर इसका उत्पादन कर रहे हैं, तो और भी ज़्यादा इस पर होगी कि उत्पादन करें। अब सेना को अत्याधुनिक हथियार मिलेंगे तो हमारी सेना और मजबूत होगी। तो इसमें यही सब फैक्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान में रखिएगा। और ये अमेठी का जगह कोरबा याद रखिएगा। ऐसे कोरबा छत्तीसगढ़ में फेमस है, बट एक कोरबा अमेठी का भी फेमस है। ये देखिए आंग सान सूकी को 4 साल का कैद, नहीं लड़ पाएंगी चुनाव। तो ये देखिए म्यांमार की पूर्व राष्ट्रपति कह लीजिए या फिर सेना अध्यक्ष कह लीजिए। इनको क्या हुआ कि अभी 1 साल पहले ही वहाँ तख्ता पलट में इनको अपराधी घोषित कर दिया गया था और नज़रबंद करके रखा गया था। तो अभी उनको क्या हुआ है कि हिरासत में ही रखा गया और 4 साल की दे दिया गया है। तो खैर थोड़ा दिमाग ध्यान में रखना है। ये देखिए 8 दिसंबर से शुरू होने जा रही है एसएस ट्रॉफी। ये विश्व की सबसे छोटी ट्रॉफी है, मात्र 10.5 मीटर की। और ये 2 देश के बीच खेला जाता है, एक ऑस्ट्रेलिया और एक इंग्लैंड। तो अभी शुरू होने जा रही है, बाद में इसका विजेता भी देखेंगे और क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। क्रिकेट से रिलेटेड है एसएस ट्रॉफी और इसका हाइट मात्र 10.5 सेंटीमीटर है। तो आज के लिए बस इतना ही।